हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं जिन पर चर्चा होने वाली है। तो केंद्र सरकार ने देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो नियुक्त कर दिया है। कौन है और इनके बारे में जानेंगे। पहली बार इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हुई है, कई देशों के राष्ट्र प्रमुख ने हिस्सा लिया। तो कौन कौन से देश शामिल थे और क्या क्या डिसीजन हुए हैं, किन किन इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा हुई है। केंद्र सरकार ने ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम जारी की है। तो इसमें कई सारे नियम हैं, आम लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि वो कितने ग्राम तक के ड्रोन को उड़ा सकेंगे बिना परमिशन के, और भी कई सारी बातें हैं जो ज़रूरी है एग्जामिनेशन के लिए। गूगल ने इंडिया के एक टेलीकॉम कंपनी में $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। पहले जियो में किया हुआ उसने, अब एक और कंपनी में घोषणा की है। उससे उस कंपनी की आर्थिक हालत सुधरेगी और मोबाइल फ़ोन के भी डेवलपमेंट पर बात हुई है सस्ते। केंद्रीय मंत्रालय ने 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन की जो सालाना लक्ष्य तय किया है, रोड मैप जारी किया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे आगे, उस पर बात होगी। यूएनडीपी ने एक यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है। तो इस तरह के कई टॉपिक हैं, उन पर बात करेंगे। और मैं हूं सन्मय प्रकाश। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना और लाइक बटन जरूर दबाना। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले सवाल आपसे, क्वेश्चन ये है आपसे कि इंडियन आर्मी ने किस फैशन इंस्टीट्यूट की मदद से नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को डिज़ाइन किया है। तो ये ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने पहले की वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस वीडियो के आखिरी हिस्से में इसके बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसे नियुक्त किया है, कौन है ये, क्या नाम है। आंसर होगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। ओके, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन वो 28 जनवरी को उन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के तौर पर ज्वाइन कर लिया है। ओके, फोटोग्राफ ये रहा। तो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन बाद ही यानी 31 जनवरी को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इकोनॉमिक सर्वे जारी होने जा रहा है। और उसके एक दिन बाद यानी 1 फरवरी को साल 2022-23 के लिए बजट पेश किया जाने वाला है। ओके, तो इससे पहले कौन आर्थिक सलाहकार थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो केवी सुब्रमण्यम थे। ये इनका टर्म समाप्त हो गया, 3 साल तक रहे। टर्म समाप्त हो गया दिसंबर 2021 में ही, पिछले साल यानी पिछले महीने। तो अब नए बन गए हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ओके, कौन है ये, इनके बारे में बताऊं। ये अक्टूबर 2019 में इनको प्रधानमंत्री का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होता है उसमें पार्ट टाइम मेंबर नियुक्त किया गया था। 2 साल तक कमेटी में रहे थे। इन्होंने पढ़ाई IIM अहमदाबाद से की है, MBA की पढ़ाई 1985 में। उसके बाद 1994 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, तो वहाँ से फाइनेंस डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। स्विट्जरलैंड के कई प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए रिसर्च वर्क किया है इन्होंने। अब सवाल होता है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार का काम क्या होता है। तो वो वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का एक डिवीज़न है, इकोनॉमिक डिवीज़न, तो उसके चीफ होते हैं ये। और केंद्र सरकार के लिए आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना काम होता है। औद्योगिक जो विकास है उसकी आर्थिक नीति क्या होगी, ठीक है, मतलब कि जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें सरकार को पूरी तरह से सलाह देने का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 2021 के यानी पिछले साल का टोटल करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है, आप देख सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। ओके, तो देखना ज़रूर। क्वेश्चन होगा, पहली बार हुए भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन यानी इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, उसमें भारत सहित किन देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने हिस्सा लिया है। इनमें से कौन है। आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन से, तो कजाकिस्तान तो है ही, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ओके, ये आयोजन हुआ है 27 जनवरी को, वर्चुअली हुआ है और फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस समिट को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया। ओके, इंडिया ने इसे होस्ट किया।
तो अब देख लेते हैं मैप के थ्रू कि कौन कौन से देश वो कहाँ कहाँ पर है। तो प्यारा भारत यहाँ रहा वर्ल्ड मैप में, और सेंट्रल एशिया की ओर अब चलते हैं। ओके, तो ये पूरा यहाँ का जो इलाका है जो कलरफुल दिख रहा है वो सब सेंट्रल एशिया कहलाता है, यानी मध्य एशिया कहलाता है। तो कौन कौन से एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो एक तो है किर्गिस्तान, ओके, उसके प्रेसिडेंट हैं सादिर जापरोव, ठीक है। उसके बाद है कजाकिस्तान, उसके प्रेसिडेंट हैं कसीम जोमार्ट टोकायेव, ओके। फिर है ताजिकिस्तान, यहाँ पर रहा, इसके प्रेसिडेंट हैं इमोमाली रहमान। फिर तुर्कमेनिस्तान चलते हैं, यहाँ पर ये रहा, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है गुरबांगुली बर्दी मोहामेदो। और फिर उज्बेकिस्तान ये रहा, इसके प्रेसिडेंट हैं शौकत मिर्जियोयेव, ओके। तो ये इस तरह से समिट हुई वर्चुअली और प्राइम मिनिस्टर ने होस्ट किया है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा इस समिट के दौरान, इंपॉर्टेंट बात वो चर्चा कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि खासतौर पे अफ़गानिस्तान में जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर इंडिया और बाकी देश वो सब चिंतित हैं। भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा, समृद्धि, इन सब के लिए आपसी सहयोग बहुत ज़रूरी है। भारत और मध्य एशिया के बीच में राजनीतिक विकास, सुरक्षा, इसके लिए हमें यूनिट रहना है, मतलब एक रहना है, ओके। और इम्पॉर्टेंट बात और बताऊं, इसके तहत जो न्यूज़ आपको मैं दिखा रहा हूं, ये न्यूज़ है, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगले 30 साल यानी 30 इयर्स में भारत और सेंट्रल एशिया के देशों के बीच में क्षेत्रीय संपर्क और सहयोग के लिए एक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है और एक व्यापक रोड मैप बनाने की ज़रूरत है। मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में ये जो सेंट्रल एशिया है उससे इंडिया का एक विस्तृत रोड मैप तय होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रूप से ट्रेड कर सके और बेहतर और संबंध हो सके। यहाँ पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि भारतीय विदेश मंत्रालय है उसने ये कहा है कि भारत और मध्य एशियाई जो देश हैं वो सब ईरान के चाबहार पोर्ट के उपयोग के लिए भारत के प्रस्ताव का उन सब ने समर्थन किया है। मतलब कि यहाँ जो चाबहार पोर्ट है इसका यूज़ ये सब करेंगे अपना सामान मंगवाने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही, ओके। तो मध्य एशियाई देश इस पोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। अभी क्या है कि बहुत कम यूज़ हो रहा है, ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान में जब सत्ता आई तालिबान की, उसके बाद से इसका उपयोग बिल्कुल न के बराबर हो रहा था, क्योंकि रास्ता जो था सेंट्रल एशिया के जाने का ये यहाँ से था और ऐसे में बीच में ब्लॉकेज तालिबान आ गया था। लेकिन अब पिछले कुछ वक्त से जब तालिबान ने इंडिया से बातचीत की है उसके बाद से ये पोर्ट जो है सक्रिय हुआ, यहाँ से सामान अब जाने लगा है। लेकिन इसको और डेवलप किया जाए और ज़्यादा यूज़ में लाया जाए। इस समिट में एक और इम्पॉर्टेंट बात हुई है कि तापी पाइपलाइन परियोजना है उसको फिर से चालू किया जाए। सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ ने, ख़ासतौर पर तुर्कमेनिस्तान ने, ये इंडिया पर प्रेशर डाला है कि तापी को फिर से शुरू किया जाए। 1800 किलोमीटर की ये परियोजना है। ये यहाँ से इस तरह से, चूँकि तुर्कमेनिस्तान में नेचुरल गैस बहुत सारा है तो वो चाहता है कि हम उसे सेल करें। तो यहाँ और इंडिया को ज़रूरत भी है प्राकृतिक गैस की ऊर्जा के लिए। तो ये पाइपलाइन इस तरीके से अफ़गानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए और यहाँ पर पंजाब के पास ये आना है इसको, इस पाइपलाइन को, ताकि ये गैस का उपयोग इधर अफ़गानिस्तान भी करे, पाकिस्तान भी करे और फाइनली इंडिया तो करे ही। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ टेंशन जो चलता रहता है समय समय पर, उसकी वजह से इंडिया को शक है कि आपूर्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी जब ज़रूरत होगी हमें। और पाकिस्तान के पास एक ब्रेकर होगा एक तरह से कि जब भी चाहे वो गैस की आपूर्ति इंडिया को बंद कर दे। इस वजह से इंडिया ने इससे पैर अपने खींचे हुए, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा। लेकिन अब इस समिट में तुर्कमेनिस्तान खासतौर पर उसने ये कहा कि आप इंटरेस्ट लो। तापी का फुल फॉर्म क्या होता है? तापी का फुल फॉर्म होता है तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है। ये पाइपलाइन है। इसे पहले ट्रांस अफ़गानिस्तान पाइपलाइन के नाम से जाना जाता था। एक प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की पाइपलाइन है और इसको शुरू किया गया था 13 दिसंबर 2015 को।
ओके, करीब 10 बिलियन डॉलर की परियोजना पे काम हुआ था। इंडिया ने भी दिलचस्पी दिखाई थी और ये प्रोजेक्ट 2019 में समाप्त होने वाला था, लेकिन लगातार देरी हो रहा है। तो ऊर्जा आवश्यकता के लिए एक इम्पॉर्टेंट थी। इंडिया ने दिलचस्पी दिखाई भी थी कि हमें सस्ती गैस मिल जाएगी, लेकिन प्रोजेक्ट में देरी हुई। इस दौरान हुआ यूँ कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कई बार तनाव हुआ, टेंशन हुआ, और उसकी वजह से इंडिया ने यह समझा कि अगर हम इस पर सिर्फ निर्भर होते हैं, इस पाइपलाइन पे, तो पाकिस्तान कभी भी हम इसको चोक कर सकता है, यानी ब्रेक लगा सकता है। ऐसे में हमारी ऊर्जा अचानक बंद हो जाएगी और हमारे जो इंडस्ट्री है, जो ज़रूरतें हैं, वो सब ठप हो जाएंगी। लेकिन अब चूँकि सेंट्रल एशिया के साथ बातचीत पहली समिट हुई है, तो उसमें ये बातचीत हुई। और हाँ, अफ़गानिस्तान में भी जब तालिबान ने यह कैप्चर कर लिया था इस इलाके में, तब भी काम रुक गया था पूरी परियोजना का। लेकिन अब तालिबान ने यह कहा है कि हम इसके लिए 30,000 सैनिक लगाएंगे, जो कि इस पूरी परियोजना को पूरा करेगा। मुझे लगता है पूरी बात समझ चुके होंगे। पसंद आ रहा है, लाइक बटन तो जरूर दबाना। और मुझे लगता है मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका जवाब आपने दिया होगा। अगर अभी तक नहीं दिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए जवाब। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। 73वें गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे इवेंट के दौरान मुख्य जो इवेंट हुआ उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, कोविड-19 की वजह से लगातार दूसरी बार है जो रिपब्लिक डे परेड समारोह में चीफ गेस्ट नहीं आए। वैसे न्यूज़पेपर द हिंदू के अनुसार सरकार ने 5 सेंट्रल एशियन कंट्री, जिससे अभी इंडिया की समिट भी हुई है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, उनके प्रेसिडेंट को आमंत्रित किया था। लेकिन कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए, ये जो इन्फेक्शन फैल रहा है उसकी वजह से परेड को भी छोटा कर दिया गया और चीफ गेस्ट को भी ना बुलाने का फैसला हुआ। ओके, और आपको बताऊं कि जो इंडिया सेंट्रल एशिया समिट है वो दिल्ली में ही आयोजित होना था, लेकिन वर्चुअली ये आयोजित हुआ। इससे पहले 2021 में यानी पिछले साल भी रिपब्लिक डे इवेंट के दौरान यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को आना था, लेकिन उन्होंने असमर्थता जता दी थी कोविड-19 की वजह से, तो निमंत्रण को रद्द करना पड़ा था। तो पिछले बार भी नहीं आए थे। अच्छा, अभी 2021 और 2022 में नहीं आए, उससे पहले भी 3 बार ऐसा मौका आया है जब कोई चीफ गेस्ट नहीं रहा है, विदेशी मेहमान। 1952 में, 1953 में और 1966 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया है, तो इसके तहत कितने वजन तक के या उससे कम के जो ड्रोन है उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? कितने वजन तक है? तो आंसर होगा 250 ग्राम से हल्के। ओके, इससे कम वजन के उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। 250 ग्राम या उससे ऊपर के जितने भी होंगे उसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, जिसके मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने 26 जनवरी 2022 को ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम को जारी किया है। ओके, और ये ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम है और उसे लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स 2021 के रूल 7 के तहत नोटिफाई किया गया। ओके, ये स्कीम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि देश का जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है ड्रोन का, उसको बढ़ावा मिल सके, क्योंकि बहुत सारे ड्रोन जो है ना चाइना से आ रहे हैं। तो इंडिया में ही ड्रोन बने और इंडिया में ही, और इसके लिए PLI योजना भी दी जा रही है, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, तो ड्रोन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए और दुनिया भर के लिए। जो डेवलपमेंट है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे ड्रोन के थ्रू हम सामान की दवाओं की डिलीवरी कर सकते हैं, मौसम को लेकर सर्वे कर सकते हैं, हाईवे और रेल लाइन के लिए सर्वे कर सकते हैं ड्रोन से। लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो काफ़ी वक्त से पुलिस इसका इस्तेमाल कर ही रही है। एग्रीकल्चर के सर्वे और एग्रीकल्चर के दौरान अगर हमें कुछ ऐसे कीटनाशक जो छिड़काव करने हैं उसका इस्तेमाल हो सकता है। टोपोग्राफी स्टडी के लिए और फोटोग्राफी वीडियो के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में इस्तेमाल होने वाला है। तो ऐसे में ड्रोन के खतरे भी बहुत हैं और इससे निपटने के लिए ये सर्टिफिकेशन स्कीम लाई गई है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? ये इम्पॉर्टेंट एक सरकार की स्कीम है, इसलिए
जानना जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये जो स्कीम है वो एक तो PLI से जुड़ा हुआ है और उद्देश्य क्या क्या है? उद्देश्य ये है कि भारत वर्ल्ड लीडिंग ड्रोन सिस्टम जो है वो भारत बन जाए, ठीक है। और इंडियन एरोस्पेस है, उसमें जो लाखों ड्रोन आने वाले वक्त में उड़ने वाले हैं उसकी सुरक्षा हो सके, वो ढंग से उड़ पाएँ, आपस में टकराए नहीं और उसकी वजह से किसी प्लेन को इफेक्ट ना पड़ जाए, वो भी एक है। और इस स्कीम के तहत डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, ठीक है। और ये कहना है सरकार का है कि ड्रोन सर्टिफिकेशन से काफ़ी पारदर्शिता आएगी और ड्रोन को सर्टिफिकेट देना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्कीम है उसमें और क्या क्या बातें हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। तो इसके तहत डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, हालांकि इसके बारे में मैंने कुछ महीने पहले बताया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है। और हर ड्रोन को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, UNI नंबर, और फिर रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब कि 250 ग्राम से हल्के का नहीं होगा, उससे ऊपर के जितने हैं 250 ग्राम या उससे ज़्यादा के, तो उनका UNI नंबर जारी होगा और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ड्रोन का रूट भी सरकार तय करेगी, ओके। और कौन तय करेगा? तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, कि उसी रूट पर आपको इस्तेमाल करना है। ऐसा ना हो कि फ्लाइट के रूट से वो कनेक्ट हो जाए हवाई जहाज़ के रूट से, ओके। तो एरोप्लेन से अलग ड्रोन के लिए एक रूट तय होगा। और ये जो व्यवस्था होगी ये पूरी तरह से RTO के नियम के समान होगी। जैसे RTO जो है वो आपके जो परिवहन के जो तमाम साधन हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, इन सब पे एक तरह से रेगुलेट करता है। इसी तरीके से ये डिजिटल स्काई जो प्लेटफॉर्म है वो काम किया करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ड्रोन के जो अलग अलग कैटेगरी हो क्या क्या हैं। तो एक नैनो ड्रोन है, इसकी श्रेणी है 250 ग्राम से कम वजन वाला। ये सिर्फ 15 मीटर उड़ सकता है, उड़ाया जा सकता है। और नैनो ड्रोन के लिए अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी डिजिटल स्काई से, और उसका रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर उड़ाना है तो स्थानीय पुलिस की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। दूसरा है माइक्रो ड्रोन, उसमें 2 किलोग्राम वजन तक के, यानी 250 से 2 किलोग्राम वजन तक के ड्रोन शामिल हैं। और ये केवल 60 मीटर तक ही ऊंचाई पर उड़ाए जा सकते हैं। और इसकी उड़ान के लिए, यानी इसकी फ़्लाइट के लिए 2 दिन के अप्रूवल टाइम की ज़रूरत होगी, यानी 2 दिन पहले आपको अप्रूवल लेना होगा। और इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी होगा, ओके, ताकि रडार पे इसको पहचाना जा सके ढंग से। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से अनुमति लेनी होगी, ये तो है ही, और स्थानीय पुलिस से भी परमिशन लेनी होगी। अगला है मिनी, स्मॉल और लार्ज ड्रोन। मिनी जो है वो है 2 से 25 किलोग्राम तक, स्मॉल ड्रोन है 25 से 150 किलोग्राम तक, और लार्ज ड्रोन जो है वो 150 किलोग्राम से अधिक के जो ड्रोन हैं वो सब कहे जाएंगे, ठीक है। तो मिनी जो है ये सब जो है वो 60 मीटर की ऊंचाई तक उड़ेंगे, 2 किलोग्राम से लेकर 350 किलोग्राम तक के वजन को ले जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन नंबर तो होगा ही इनका। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से परमिशन लेनी होगी, लोकल पुलिस से परमिशन लेनी होगी, और फ्लाइट प्लान की भी परमिशन लेनी होगी। ये सब सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जम्मू जो एयरफोर्स का जो एरिया है वहाँ पर ड्रोन के जरिए विस्फोट किया गया था। अभी UAE में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर विस्फोट किया गया और इंडियन कुछ वहाँ मारे गए थे। तो इसलिए भी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गूगल ने किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी में $1 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा एयरटेल। पहले तो गूगल ने जियो में किया और अब एयरटेल में कर रहा है। और 28 जनवरी 2022 को अभी हाल ही में इसके बारे में समझौते की घोषणा की है एयरटेल के साथ, लॉन्ग टर्म समझौता। इसके तहत क्या होगा कि लगभग $1 बिलियन, अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे डॉलर को तो करीब 7500 करोड़ रुपए, यानी 7500 करोड़ रुपए के आसपास का होता है। वो निवेश गूगल एयरटेल में करने जा रहा है। और ये रकम जो है ना गूगल खर्च करेगा गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत। तो वो दरअसल गूगल ने ये 2 साल पहले ही, यानी 2020 में ही
गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ये घोषणा की हुई थी कि इंडिया में वो $10 बिलियन खर्च करने जा रहे हैं इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत। तो उसी में से $1 बिलियन ये एयरटेल के साथ समझौते के तहत खर्च करेगा। ओके, क्या है इस समझौते में? तो इस पार्टनरशिप में हिस्सेदारी लेगा और कमर्शियल समझौते भी करेगा। ओके, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ यह है कि गूगल जो है वो भारतीय एयरटेल का 1.28% हिस्सा यानी स्टेक वो $700 मिलियन में खरीद रहा है, जबकि $300 मिलियन जो है वो निवेश के संभावित एग्रीमेंट के तहत ये खर्च होगा। ओके, मल्टी ईयर कॉमर्शियल एग्रीमेंट होगा। इसमें कई चीज़ें हो सकती है, जैसे 5G के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसका जो खर्च होने वाला है उन सब पे खर्च होगा। जो गूगल का क्लाउड सिस्टम है, क्लाउड इकोसिस्टम है, उसको इसके साथ एयरटेल के साथ तालमेल करने की बात होगी। ओके, हालांकि इसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल अभी आनी है, $1 बिलियन जो निवेश होगा उसके लिए। ओके, तो आने वाले वक्त में 5G को लेकर तैयारी चल रही है और तो उसमें एयरटेल को राहत होगी। एयरटेल को एक और राहत होने जा रही है, कर्ज से बहुत बुरा हाल है एयरटेल का और बाकी कई सारी जो टेलीकॉम कंपनी हैं उन सब पर। एयरटेल पर AGR और स्पेक्ट्रम चार्ज के और कई और जो तरह के कर्ज हैं 1.7 लाख करोड़ रुपए का। और सरकार ने कुछ वक्त पहले टेलीकॉम कंपनियों से कहा था कि अगर वो बकाया राशि नहीं दे पा रहे हैं तो आप स्टेक इक्विटी दे दें, मतलब इक्विटी हमें उसका हिस्सा दे दें। तो इसके तहत वोडाफोन आइडिया ने 16,000 करोड़ के बदले 35.8% की इक्विटी सरकार को दी थी। इसी तरह टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र ने 850 करोड़ रुपए के बकाये के बदले 9.5% की हिस्सेदारी सरकार को दी थी। ओके, हालांकि एयरटेल ने मना कर दिया था और अब एयरटेल को गूगल की मदद मिल गई है, गूगल से पैसे मिल गए हैं, तो इससे अब वो कर्ज भी चुकाने में कोशिश करेगा कि बिजनेस को और बेहतर कर सके। अब गूगल की बात करें, मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया USA में। और CEO कौन है? सुंदर पिचाई। पेरेंट कंपनी कौन है? इसकी हेड कंपनी तो अल्फाबेट है। भारतीय एयरटेल, उसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है? सुनील भारती मित्तल। और CEO कौन है? गोपाल विट्ठल। अगला क्वेश्चन, चीन में होने जा रहे एशियन गेम्स 2022 उसमें कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है? मतलब एशियन गेम्स में कितने साल बाद? आंसर होगा 8 साल बाद। ओके, 8 ईयर के बाद शामिल किया जा रहा है। ये जो खबर है ये 1-2 दिन पहले काफ़ी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी न्यूज़ चल गई थी। एक न्यूज़ एजेंसी ने गलत खबर चला दी थी, उसने ये बता दिया था कि 11 साल बाद होने जा रहा है। ऐसा नहीं है, 8 साल बाद क्रिकेट को एशियन गेम्स में शामिल किया गया है। और ये अभी हाल ही में इसकी लिस्ट जारी हुई है। टोटल 40 गेम्स जो एशियन गेम्स में अभी 19वां जो एशियन गेम्स है उसमें खेला जाएगा, तो उसमें से एक क्रिकेट भी है। ओके, और T20 के प्रारूप को इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, क्रिकेट जो है वो आखिरी बार एशियाई गेम्स में 2014 में खेला गया था। साउथ कोरिया में आयोजित हुआ था 2014 में। उस वक्त श्रीलंका विजेता रहा था, उसको गोल्ड मेडल मिला था। तो अब 8 साल बाद एशियन गेम्स जो कि ये है होंगझाऊ में होने जा रहा है 2022 में, तो उसमें क्रिकेट शामिल होने जा रहा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इससे पहले जो एशियन गेम्स हुए हैं वो कहाँ कहाँ पर हुए हैं। तो आप देख रहे हैं 2018 में, इससे पहले 2018 में ये जकार्ता और पालेमबांग में हुआ था इंडोनेशिया में। 2022 का अभी होने जा रहा है होंगझाऊ चाइना में। 2026 का भी तय हो चुका है, ये आइची और नागोया में होने जा रहा है, ये जापान में है। 2030 में कतर में होने जा रहा है, कतर की राजधानी दोहा में। और 2024 में ये रियाद में होने जा रहा है, सऊदी अरब की राजधानी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रालय मैती, फुल फॉर्म आगे बताऊंगा मैं, तो उसने वर्ष 2026 तक कितनी रकम के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के सालाना लक्ष्य का रोड मैप जारी किया है? आंसर होगा $300 बिलियन। ओके, $300 बिलियन। इस रोड मैप का शीर्षक क्या है, टॉपिक क्या है?
तो 300 बिलियन सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट बाय 2026। मैथी उसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो ये जारी कर रहे हैं। ओके, ये रोड मैप किसके सहयोग से ये रोड मैप जारी किया गया है? तो इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, उसके सहयोग से ये 24 जनवरी को ये जारी किया गया। ठीक है, क्या है इस रोड मैप में? इंपॉर्टेंट बात ये है, दरअसल 2022 में अभी इस वक्त की बात करें तो इंडिया में $75 बिलियन, मतलब लगभग 5.63 लाख डॉलर रुपए का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2022 में अभी, और इसे 2026 तक बढ़ाकर $300 बिलियन यानी 22.52 लाख करोड़ रुपए का करने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या होते हैं आगे मैं बताता हूँ। मुख्य लक्ष्य क्या है? तो विदेशों में निर्यात करना। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो मोबाइल फ़ोन हो गए, IT हार्डवेयर हो गया, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी, ऑडियो, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, LED लाइटिंग, सेमीकंडक्टर चिप, टेलीकॉम इक्विपमेंट, स्ट्रेटजिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह शामिल है। ठीक है, तो अब इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट है उसमें एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरे। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले ही जब ये इसकी चर्चा हो रही है तो मैं रिवाइज कर दूं कि कुछ दिन पहले ही केंद्रीय कैबिनेट ने यानी दिसंबर में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को मंजूरी दी थी, और इसके तहत 76,000 करोड़ रुपए के PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी थी। मकसद यही है कि भारत को सेमीकंडक्टर के मामले में ग्लोबल हब बनाना। तो इंडिया में पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की योजना थी, और अब सरकार ने ये प्लान बनाया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, उसमें किस केंद्र शासित प्रदेश ने उसको जीत लिया है वो चैंपियनशिप को? आंसर होगा लद्दाख। ओके, लद्दाख ने जीत लिया है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के काजा क्षेत्र में हुआ था। ओके, ये चैंपियनशिप 15 से 21 जनवरी को हुआ है, और लद्दाख की महिला टीम ने बाजी मार ली है इस बार। हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन ये घोषित किया है? आंसर होगा प्राजक्ता कोली। ओके, प्राजक्ता कोली को UNDP की वेबसाइट पे ये न्यूज़ थी। उनकी फ़ोटो भी दिखा दूं, ये हैं, इनको भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन ये घोषित किया गया है। ठीक है, यूथ आइकॉन के रूप में इनको चुना गया है, और इनको यूट्यूब की दुनिया में मोस्टली सेन उपनाम से भी जाना जाता है। ओके, काफ़ी समय से ये सोशल वर्क में भी रही हैं, डेवलपमेंट वगैरह को लेकर एक्टिविटी की है इन्होंने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश में पहली बार किस राज्य ने राज्य स्तरीय पक्षी एटलस यानी बर्ड एटलस तैयार किया है? आंसर होगा इसका केरल। ओके, केरल, इसका आंसर होगा केरल। केरल ने ये तैयार किया है। न्यूज़ द हिंदू में ये रहा, फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस। ठीक है, एटलस का फोटो भी मैं दिखा दूँ इसका। इस एटलस में ख़ासतौर पर केरल के जो पक्षी हैं उन सब के बारे में पूरा डिटेल है, डेटाबेस तैयार किया गया है, और काफ़ी मेहनत की गई है इसमें, और इसके आधार पर 361 प्रजाति, मतलब पक्षियों की जो प्रजाति है उसके रिकॉर्ड इसमें रखे गए हैं। दुर्लभ प्रजातियां हैं कौन कौन सी, क्या हैं, तो उन सब के बारे में और कहाँ पर पाई जाती हैं पूरी डिटेल इसमें दिया गया है। ओके, केरल ने ऐसा काम किया है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? P. विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, और राजधानी तिरुवनंतपुरम। अब सवाल आपसे जो मैंने किया था, ये टॉपिक हम लोग हर दिन लेके चलेंगे। सवाल आपसे मैंने पूछा था कि इंडियन आर्मी ने किस फैशन इंस्टीट्यूट की मदद से नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को डिज़ाइन किया? ये यूनिफॉर्म है।
इसका आंसर क्या होगा? आंसर है NIFT। ये रहा आंसर। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर्स में। ओके, तो दोस्तों ये टोटल रहा करंट अफेयर्स, और कैसा लगा बताना ज़रूर आप। तो शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों को, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। अब कल मिलते हैं।